जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। और वो है इस बार का एसएससी जीडी 2026। मेरे भाई इतनी सारी वैकेंसीज और इतनी सारी परीक्षाओं के बीच में कहीं ना कहीं इसके ऊपर में चर्चा एकदम गुमसी हो गई है और शायद यहाँ पर बच्चों की तैयारी भी थोड़ी फीकी पड़ गई है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि एक ऐसी वैकेंसी भारत की जो सबसे ज्यादा संख्या में आती है, उसके लिए आप कितना प्रिपेयर है और क्या तरीके अपनाना चाहिए कि जिससे आप इसमें सिलेक्शन ले पाए। एक ऐसी वैकेंसी जो आपको बहुत सुनहरा मौका बहुत कम एज में देती है और बहुत अच्छा पैसा कमाने का, बहुत अच्छा रुतबा कमाने का देती है, उस वैकेंसी को आप पक्का कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर में हम संपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि जो स्टूडेंट्स के हमारे रैंक 2024 में आए थे वैसे रैंक आपके भी आ सके। और अगर ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 को लेकर के। तो ये किस तरह की नौकरी है, किस तरह की ये परीक्षा है। तो मेरे भाई सबसे कम उम्र 10वीं लेवल पर आप यहां पर भारत सरकार में पूरे यहां पर नौकरी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और भारत सरकार में कौन से में, तो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उन सभी में कांस्टेबल लेवल पर आपका मेरे भाई नियुक्ति होता है। कौन कौन से यहां पर वो फोर्सेस हैं, तो सबसे पहली फोर्स हो गई आपकी एसएसएफ, फिर उसके बाद बीएसएफ, फिर उसके बाद सीआरपीएफ, फिर उसके बाद सीआईएसएफ, फिर हो गया एसएसबी, फिर आईटीबीपी और असम राइफल। देखो कांस्टेबल लेवल की जितनी बहाली होती है वो 10वीं पर होती है और सब इंस्पेक्टर की जितनी बहाली होती है वो ग्रेजुएट लेवल पर होती है। तो जहां 10वीं में लोग ये सोच रहे होते हैं कि 12th में क्या लेना है क्या नहीं और ग्रेजुएशन में क्या लेना है क्या नहीं, वहीं पर आपको एक बढ़िया पैसा कमाने का, बढ़िया रुतबा कमाने का, बढ़िया देश का सेवा करने का मौका मिलता है एक परीक्षा के माध्यम से। होता है पेपर जो आप मेरे भाई देकर के आते हो, और दूसरा आपका फिजिकल और मेडिकल होता है। पेपर की अगर हम बात करें तो वहीं 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, और चौथे में आपका हिंदी या इंग्लिश आप कोई एक पेपर दे सकते हो। सबके 20-20 सवाल आपके पूछे जाते हैं, 2 नंबर का पेपर होता है, 80 सवाल 160 नंबर कट ऑफ इसके आधार पर बनती है। कुल मिलाकर के 1 घंटे की ये परीक्षा होती है, ऑनलाइन माध्यम से होता है। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप अगले चरण में जाते हैं। और मजे की बात मैं आपको मेरे भाई बताऊं यहां पर, तो इसमें मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। अगर हम इसमें देखें तो पहला वाला जो चरण है इसकी कट ऑफ थोड़ी बढ़िया जाती है। इसको जब आप क्वालिफाई करते हो तब मेरे भाई आपका होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मेरे भाई जो लड़के होते हैं उनको 5 किलोमीटर भागना होता है 24 मिनट के अंदर में, और जो लड़कियां होती हैं उनको 1.6 किलोमीटर भागना है 8.5 मिनट में। ये सारे रीजन के लिए होता है लद्दाख को छोड़ के। लद्दाख वाले चूंकि वो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, वहां पर मेरे भाई ज्यादा भाग दौड़ का नहीं रहता है, इसलिए उनके दौड़ को कम कर दिया जाता है। 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में भागना है उनको, और लड़कियों को 800 मीटर मेरे भाई 5 मिनट में भागना होता है। कांस्टेबल की फिजिकल सब इंस्पेक्टर के मुकाबले थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि इनका मेन ड्यूटी ही ग्राउंड पर होता है, भाग दौड़ का ही होता है। और मिलिट्री और आर्मी में जब आप बात करें तो मेरे भाई वहां पर अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप देश सेवा के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए इसकी थोड़ी सी जो रेस है वो टफ रखी जाती है। जब आप रेस को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी शरीर का माप। ठीक है, इसमें यहां पर जो हाइट और यहां बाकी चीजें चाहिए होती हैं, अगर आप इसमें देखोगे तो चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, आपका 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट चाहिए और महिलाओं की जो हाइट चाहिए वो 157 की चाहिए। ठीक, और हाइट के साथ साथ में सीना भी चाहिए होता है। महिलाओं के लिए चेस्ट एक्सपेंशन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता, लेकिन लड़कों के लिए होता है। नॉर्मल सीना 80 हो और जब तुम सांस लेते हो तो 5 सेंटीमीटर वो फूल जाना चाहिए, यानी 85 हो जाना चाहिए। तो पहले तुम ये देख लो कि क्या फिजिकली तरीके से तुम फिट हो कि नहीं हो। पता चले बहुत तैयारी कर ली और यहां पर जाकर के छट गए, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारा एसटी का फिर बाकी सारा का भी हाइट यहां दे रखा है और चेस्ट यहां दे रखा है। ठीक है, जब आप मेरे भाई यहां पर ये क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और आप देश में सेवा करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सैलरी आपकी इसमें 30,000 से ऊपर होती है और वो डिपेंड करता है कौन से फोर्स में कौन से जगह पर आप पोस्टेड हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, चूंकि ये रिस्की जॉब है तो यहां पर भी 12 की जगह 13 महीने की सैलरी आपको मिलती है और बहुत बढ़िया अलाउंस भी आपको मिलता है। अब सोचिए जहां 10वीं लेवल पर आप थोड़े बहुत खर्च लगा करके आप यहां तक आए हैं, वहां से आपको इतना बढ़िया सुनहरा मौका मिल रहा है, तो इसको कौन लेना नहीं चाहेगा। इसलिए 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरते हैं। लेकिन क्या सारे फॉर्म भरने वालों का सिलेक्शन हो जाता है? क्या सभी लोग इस नौकरी को प्राप्त कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उस टीचर ने कह दिया मेरे नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमें अलग से पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। टीचर कोई भी हो वो तो कहेगा कि मेरे नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उसके नोट्स को ही कई बार पढ़ो, लेकिन उसके पढ़ने के साथ साथ मेरे भाई आपका सिलेबस कवर हो रहा है, लेकिन आपके अंदर रफ्तार नहीं आ रही है। रफ्तार लाने का काम जो करती है वो प्रीवियस ईयर की किताबें करती हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करके चलते हो। इसके बाद में तीसरा जो आता है अपने गलतियों को सुधारने का होता है, और वो होता है मॉक टेस्ट और क्विज। ठीक, आपने पूरी पढ़ाई कर ली, आपने प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लिया, अब बारी है मेरे भाई यहां पर कि आप अथा मॉक टेस्ट दो, अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट दो। ठीक है, अलग अलग जगह क्विज दो और उसमें जो गलतियां हो रही है उसको एनालिसिस करके उसके ऊपर में काम करो और रणनीति बनाओ। और चौथा सबसे बड़ी बात, कई लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं तो ये वाला पार्ट तो कवर कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल वाले पार्ट में वो रह जाते हैं और इसी के कारण उनकी नौकरी छूट जाती है। तो जितना महत्वपूर्ण यहां पर तुम्हारी पढ़ाई है उतना ही महत्वपूर्ण तुम्हारा यहां पर फिजिकल भी है, इसलिए दोनों को साथ के साथ करना। ऐसा मत करना कि हमारा स्टेज 1 निकल जाएगा तो फिजिकल की तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत वार्म अप, थोड़ी बहुत यहां फिजिकल फिटनेस के ऊपर में शुरू से ही ध्यान देते रहना। इसलिए मैंने मेरे भाई यहां पर तुम लोगों के लिए एक शेड्यूल भी बनाया और इस शेड्यूल के अंदर में मैंने अपनी तरफ से तुम लोगों को एक छोटी छोटी बातें रखी कि अगर जीडी की 2026 की नौकरी तुम्हें पक्की करनी है तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शेड्यूल क्या होना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद काफी सारे सरकारी नौकरी निकाली है, सीजल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ, सीएचएसएल के माध्यम से ऑल इंडिया रैंक 114 लेकर के आया। ठीक है, इसके अलावा आईबी के और काफी सारे अलग अलग पेपर्स हमने क्रैक किए हैं। और क्रैक करने के दौरान सबसे सटीक बात जो मैंने अपने जीवन में सीखी वो ये कि जिस इंसान के पास में कोई रणनीति नहीं है, जिसके पास में कोई रूटीन नहीं है, उसकी तैयारी दिशाहीन है, और दिशाहीन तैयारी कभी भी तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं करा सकती है। तुम्हें अपने लिए काम करना होगा, तुम्हें अपने ऊपर में काम करना होगा और एक सटीक तरीके से करना होगा। इसलिए अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एक ये शेड्यूल ऐसा है, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं और रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। सबसे पहले सुबह आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना है 5:30 बजे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका फिजिकल जो पेपर है वो टफ है, तो 5:30 से लेकर के आपको रनिंग और पूरी फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद 7 बजे से लेकर के 8 बजे सबसे सुबह में करंट अफेयर आपको पढ़ना है। सुबह का समय ऐसा होता है जहां दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, चीजें याद हो जाती हैं, तो याद करने वाली चीजें आपको रखनी है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे का अपना ब्रेक ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए, बाकी सारी चीजें कर लीजिए। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको स्ट्रेटेजी के पढ़ना है और 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैथ्स पढ़ना भी है और मैथ्स की आपको प्रैक्टिस भी
करनी है। आप जहां से जिस भी शिक्षक से जो कवर करना चाहते हैं आप वैसे कवर करें, लेकिन कवर जरूर करें, इस बात का यहां पर ध्यान रखें। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए 12 से 12:30 सिर्फ आधा घंटा गणित के ही कैलकुलेशन पर मैंने फोकस किया है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें परसेंटेज के क्वेश्चन बनाना तो आता है, कम समय में बनाने को कह दिया जाए तो हाथ पांव फूलने लगते हैं और फिर यहां पर उनका सिलेक्शन रुक जाता है। सवाल बनाना कला नहीं है, सवाल को कम समय के अंदर में सटीक तरीके से बनाना सबसे बड़ी कला ये होती है और यही आपको यहां पर फोकस करना है। ठीक, आप आराम से फिर यहां 1.5 घंटे का अपना ब्रेक लीजिए, दोपहर का जो नाश्ता है मतलब लंच है उसको करके थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे 3.5 घंटे का स्लॉट है। इसमें आपको जीएस भी पढ़ना है और बाकी जो हिंदी का पेपर दे रहे हैं वो हिंदी पढ़े, जो इंग्लिश का दे रहे हैं वो इंग्लिश पढ़े और इस तरीके से पढ़ करके उसके क्विज के भी टाइम आपको देना है मेरे भाई। ठीक है, फिर आधे घंटे का थोड़ा चाय नाश्ता का टाइम लेकर के 6 से लेकर के 7:30 बजे तक आप यहां रीजनिंग पढ़ेंगे 1.5 घंटा, और आपका रीजनिंग का जो पार्ट होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, तो शुरू में थोड़ा सा पढ़ करके अपने सिलेबस को कवर करके बाद में प्रैक्टिस मोड पे आपको स्विच कर लेना है। ठीक है, फिर रात में हमने 1.5 घंटे का वक्त दिया है रिवीजन का। रिवीजन में मेरे भाई आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा दिन जो पढ़ाया गया या जो आपने पढ़ा आप उसको रिवाइज कर लीजिए, या कहीं पर ऐसा हो गया कि मानो इस स्लॉट में तुम्हारा कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, जाना पड़ा, तो जो चीज छूटी है उसको रात में कवर कर लो और एकदम टाइम पर 10 साढ़े 10 तक सो जाना है। क्यों? क्योंकि फिर से सुबह 5:30 बजे आपको उठना है। कई लोग 2 टाइम पर फिजिकल की प्रैक्टिस करते हैं, एक बार सुबह में करते हैं, एक बार शाम में करते हैं और वो सही है, लेकिन अभी से 2 टाइम पर प्रैक्टिस करना मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी ज्यादा सही होगा। जो फिजिकली फिट है वो एक टाइम पर भी रेगुलर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप में इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक आइडियल शेड्यूल मेरी तरफ से यहां पर ये है, लेकिन ये जो आइडियल शेड्यूल है ये मंडे से लेकर के फ्राइडे तक है। ठीक, मैंने इसका भी आपका हिसाब किताब बना दिया है कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो मैंने शेड्यूल बनाया तुम उस तरीके से पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे। शनिवार के दिन में तुम्हारा पूरी तरीके से काम होगा रिवीजन, जो पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और साथ के साथ मेरे भाई मॉक टेस्ट भी तुमको देने हैं। ठीक है, और संडे के दिन में एकदम टारगेट कर लो कि यार ये वाला टॉपिक मेरा बार-बार मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है, तो संडे के दिन जो जो मॉक टेस्ट में गलतियां हुई हैं उन टॉपिक्स को खत्म करने हैं और कंप्लीट करंट अफेयर। बाकी देखिए, जैसे वैकेंसी के ऊपर में कोई भी अपडेट आता है, कुछ भी मेरे भाई आता है तो वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो यहां पर आप इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी में शुरू से ही लग जाइए। अभी से अपने यहां पर शेड्यूल को बना लीजिए, जो हमने आपको बताया, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे सब्जेक्ट के ऊपर में काम करना है, कौन से वाले दिन पर वीक टॉपिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, और सही कंटेंट आपके लिए कितना जरूरी है हमने आपको ये भी बता दिया कि आपके लिए यहां पर जो है 400 500 600 रुपए महंगे नहीं है, आपके लिए आपका साल बहुत महंगा है। गलत कंटेंट की संगति में अगर वो साल बर्बाद हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वो ना करें, बाकी बढ़िया से पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफी सारे गाइडेंस मोटिवेशंस के वीडियोस और बाकी आपके मैथ्स के लेक्चर्स इसी पर आएंगे आने वाले समय के अंदर में, तो इसीलिए आपको सारा कंटेंट का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब नोटिफिकेशन ऑन होगा। ठीक है, तो बढ़िया से कर लीजिए। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ और चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।